फ्रेंड्स, अगर आप टीयूपी, टीईटी, पीईटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप बिल्कुल सही जगह पर है और आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, 28 जुलाई से एलटी का फॉर्म भरा जाना है और हम सबके माइंड में बहुत बेसब्री है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरा जाए और एग्ज़ाम फेस किया जाए। तो इसी दिशा में आज हम आपको प्रैक्टिस देने वाले हैं और जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है। तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल, है ना, कोरोमंडल है। तो इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कोरोमंडल तट, जो कि दक्षिण भारत का पूर्वी तट कहलाता है, यह तट जुलाई एवं अगस्त के महीने में शुष्क रहता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, है ना। तो और इसको डिटेल में देखते हैं। भारत में औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जबकि मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, और कोच्चि भी प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्डमम पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, आप इसका सही आंसर सोच रहे होंगे, तो होगा पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से आरंभ होकर भारत की खाड़ी के तट के समानांतर चलता हुआ नीलगिरी पहाड़ी तक पहुंचता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों द्वारा विक्षेपित होकर एक असतत श्रृंखला के रूप में बदल गया है। इस प्रकार यह एक अवशिष्ट श्रृंखला है। पालीगोंडा, नल्लामला, वेलिकोंडा, पालनी, शेवराय, जवादी आदि पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और इससे संबंधित और तथ्य देख लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, यह पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। और कार्डमम पहाड़ी के बारे में देखते हैं कि यह भी पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यहाँ इलायची बहुतायत में मिलती है। ठीक है, और चेन्नई के दक्षिण पश्चिम में शेवराय व पालनी पहाड़ियों के रूप में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिल जाता है। तो ये आपको पता ही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर। केरल में, जम्मू और कश्मीर में, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरांचल में। तो उत्तरांचल राज्य जो है, जिसे हम सब लोग उत्तराखंड से जानते हैं, तो उत्तराखंड के चमोली जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित भूंडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति की एक अनुपम धरोहर है। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदन कानन कहा गया है, जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित किया है। इसके अन्य नाम और हैं, जैसे गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, देवदार एवं पुष्प रसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी वाटरफॉल जोग प्रपात किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर होगा शरावती नदी पर। तो जोग, जिसे हम गरसप्पा भी कहते हैं, यह प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल झील। तो इसका सही आंसर होगा रूपकुंड झील। ठीक है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है।
और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो इसको सही आंसर हम सोच रहे होंगे, तो सही आंसर होगा असम। ठीक है, तो असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा और मानस में साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। और ज्ञातव्य है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए संरक्षित अभयारण्य है तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें आपको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 8 को, और इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसमें एक तरफ पर्वतीय दर्रा है और दूसरा राज्य है, तो आप इसको मिला सकते हैं। तो माना का उत्तराखंड होगा और नाथुला का सिक्किम होगा, जोजिला का जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और शिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालयी दर्रा शिपकीला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? चंद्र घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, सतलज घाटी। तो इसको हम समझ सकते हैं ये है सतलज घाटी में। तो और डिटेल में देखते हैं। शिपकीला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिपकीला जिसे होकर शिमला से तिब्बत में स्थित गारटोक तक जाया जाता है। सतलज नदी जो शिपकी दर्रा से होकर जाती है, इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत पठार के दक्षिणी भाग में 4630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राकसताल से होती है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कथन है भारत एक मानसूनी देश है और इसका कारण दिया हुआ है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो इसको हम ए बी सी डी चारों पढ़कर देखते हैं कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाली योजना संबंधित है फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से, वन प्रबंधन से। तो इसका सही आंसर होगा जल प्रबंधन से, है ना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया जो जल प्रबंधन से संबंधित है। वास्तव में यह परियोजना हनुमंतराव व मोहन धारिया की समितियों की अनुशंसा के आधार पर 2003 में शुरू किया गया जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का ही विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम, उष्णकटिबंधीय सदाहरित और उष्णकटिबंधीय नम शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो क्यों ऐसा है कि भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से आच्छादित है, क्योंकि यह वन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। दुनिया के लगभग 80% जैव विविधता उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि शोला वन का संबंध है
दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिमी हिमालय से, पूर्वी हिमालय से या ज्वारी वन से? तो इसका संबंध होगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी से। ठीक है, 16 वन का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी से है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न के देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है ना? तो यहाँ पर मालदीव दिया है, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसका सही होगा भूटान। ठीक है, भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत को विद्युत का निर्यात करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशेष अभिलक्षण है? छोटा नागपुर पठार का, खासी पहाड़ियों का, पूर्वी घाट का, कच्छ का? तो इसका सही होगा कच्छ का। ठीक है, मरुद्भिद वनस्पतियों में नागफनी, धीकवार, थूहड़ आदि आते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां कच्छ के रण में दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 5, 6, 4, 7। तो यहाँ सही आंसर होगा 4। यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत देश के नए भूकंपीय मानचित्र में अब भूकंप से संबंधित जोन नंबर 1 को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में भूकंप जोन संख्या 2, 3, 4, 5 ही बचे हैं, जो कि कुल 4 है। भूकंप को वर्तमान में नए स्केल, जिसे MM स्केल कहते हैं, उससे नापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 18 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित शैव समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? तो इसको सही आंसर हम लोग देखते हैं, क्या होगा? विंध्यन होगा कि शिवालिक होगा, गोंडवाना होगा कि कुडप्पा होगा? तो इसका होगा गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के शैल समूह हैं। कुडप्पा शैल समूह की चट्टानों में लौह अयस्क, मैंगनीज स्रोत एवं संगमरमर पाए जाते हैं। विंध्य शैल समूह कुडप्पा की चट्टानों पर बिछी हैं। इस शैल समूह में बलुआ पत्थर तथा स्लेट नामक चट्टान पाई जाती है। और ऊपरी कर्णीकरण में प्रायद्वीप के सर्वाधिक संचलों से आघात सहने पड़े आकृति में द्रोणी तथा गर्तों का निर्माण हुआ। इन गर्तों में असंख्य स्थलीय पौधे तथा जीव जंतु हैं। एक कालांतर में दब गए और इसे भारत के कोयला निक्षेपों की उत्पत्ति हुई। इन्हें गोंडवाना शैल कहते हैं, जो जीवाश्म में सबसे अधिक संपन्न है। शिवालिक में जीव जंतुओं की विभिन्न वनस्पतियों प्रजातियों के असंख्य जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र और धारवाड़ तंत्र और विंध्य तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा धारवाड़ तंत्र, है ना? तो धारवाड़ तंत्र क्यों सही होगा, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि धारवाड़ तंत्र भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार वाला तंत्र है और यह कर्नाटक में विस्तृत है। यह तंत्र छोटे संभाग के रूप में हिमालय में भी पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गम के कारण यह अन्य खनिज भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी? तो ये भी कपास की काली मिट्टी कहा जाएगा, है ना? तो इसको देख लेते हैं कि काली मिट्टी काले रंग की होती है, जिसका कारण इसमें एल्यूमिनियम तथा लौह तत्वों की उपस्थिति है। इसे रेगुर भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिससे इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान हैं, अतः यह बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है
सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण दूर से देखने पर यह जुती हुई जान पड़ती है। यही कारण है कि इसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो सबसे बड़ा वर्ग है कछारी मिट्टी का, और भारत का सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कछारी मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ होती है ना। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं कि सब इम्पोर्टेंट है और एलटी की परीक्षा में आ सकते हैं। आप सब लोग इसको रिवाइज करें और बार बार रिवाइज करें। और मैंने पेपर तो बहुत पहले सॉल्व कराया था, काफ़ी गैप हो गया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर पेपर सॉल्व कराऊँगा। और मेरे पास टाइम कम मिलता है, इसीलिए पेपर को सॉल्व नहीं करा पाता हूँ। और मैं आने वाले कल में आपके लिए बहुत कुछ सोचा हूँ। पेपर सॉल्व के साथ साथ और भी चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सही होगा उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना। क्षारीय भूमि का सबसे अधिक भाग क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 23 है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तांबा, लोहा, मैंगनीज और जस्ता। तो क्या कमी हो सकती है दोस्तों? तो ये होगा जस्ता, है ना। जस्ता से रोग प्रतिरोधकता फसलों में बढ़ती है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो पंजाब होगा। और पंजाब के बारे में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, चिनाब, कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी पर। दुलहस्ती 390 मेगावाट क्षमता के उत्पादन की एक जल विद्युत परियोजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि तुलबुल परियोजना का संबंध है ब्यास नदी से, झेलम नदी से, रावी नदी में और सतलज नदी से। तो इसका सही होगा झेलम नदी से, है ना। तो तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक झेलम नदी पर बनी है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद यह परियोजना मुख्यतः नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई है। और नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निर्माणाधीन है। तीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। यह बांध राज्य की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है। ब्यास परियोजना जो व्यास और सतलज नदी के संगम के ऊपर हरिके नामक स्थान पर निर्मित है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे प्योंग बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको 30 क्वेश्चन कवर कराऊंगा और वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आपको 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। बाकी कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूटी रहेगी वीडियो पोस्ट करने में, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप लोग रेगुलर इसको देखते रहें। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे लगातार इस दिशा में काम करता रहूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, तांबा के लिए। तो सही आंसर, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तांबा के लिए है। तो खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक उपनगर है। यहाँ पर तांबे के समृद्ध भंडार मौजूद हैं। प्राचीन काल से ही भारत में राजस्थान का खेतड़ी ताम्र का स्रोत रहा है,
लेकिन आधुनिक काल में इसकी खुदाई से इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो जिप्सम जो है राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। जिप्सम की सेलखड़ी भी कहते हैं, जिप्सम को सेलखड़ी भी कहते हैं। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर तथा बीकानेर आदि राजस्थान प्रांत के जिले भारतीय जिप्सम उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन करते हैं। राजस्थान का भारत में जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको 29 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कराना है कि निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानी गंगा, रामगंगा, यमुना और झेलम। तो दोस्तों ये तो हर कोई बता लेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। झेलम, बाकी 3 नदियां गंगा, रामगंगा, यमुना, ये सब उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। और इसमें और देख लेते हैं, झेलम नदी का जो उद्गम है वह बेरनाग यानी कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील से है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है और कश्मीर में इसका प्रवाह 400 किलोमीटर है। इसके आगे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार झेलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं है। शेष तीनों गंगा, यमुना, रामगंगा नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले दिन आपको वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा, आप सब लोग इसको वॉच करिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा व ताप्ती में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेनगंगा व पेंच नदी में, चंबल व सोन नदी में। तो ये होगा चंबल व सोन नदी में, है ना। चंबल जो मुरैना और छतरपुर में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 965 किलोमीटर है। काली, सिंध, पार्वती एवं बनास इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की घाटी गहरे बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से नर्मदा के उद्गम के निकट से निकलती है। रिहंद देश की प्रमुख सहायक नदी है। पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। छिप्रा एवं अजंता श्रेणी के बीच यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी एक ज्वालामुख का निर्माण करती है जिसे एस्चुरी भी कहते हैं, एवं खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। और सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये सब मैं आज आपको 30 क्वेश्चन कवर कराए हैं, आप इसको ज़रूर देखें। और अगर कोई कमेंट आता है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।